स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मैं एपी सर स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम आज के 28 नवंबर आज है और 2022 आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो ये आपका एक करंट अफेयर्स है इसमें हम लोग होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से समग्रता के साथ इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए अगर अच्छे से आप डेली बेसिस पे अब जो ये आपके करंट अफेयर्स की वीडियो आ रही हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं और इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ नहीं, हम तो कहेंगे अपने हाथ से यानी लिखिए भी और समराइज आपका नोट्स बन जाएगा। तो आप अपना नोट्स बनाइए, फिर आप एग्जाम में देखेंगे कि 100% तक के क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो अब बिना देरी के हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट न्यूज यानी बनी हुई है इस समय, और ये पहली बार चूंकि भारत का किसी मंत्रालय के द्वारा पहली बार प्रयास किया गया, और कौन है मंत्रालय है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसी को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के नाम से जाना जाता, जिसके इस समय मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसलिए चर्चा में आ गया, वैसे तो ये चर्चा में रहता ही है लेकिन हाल फिलहाल में इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि भारत में पहली बार जो सुसाइड आत्महत्या होती है उसे रोकने के लिए इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक स्ट्रेटजी प्लान, एक रणनीति प्लान लाया गया। इसी को नाम क्या दिया गया यानी नेशंस फर्स्ट ईवर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सुसाइड। हिंदी में, अब इसमें हम बाइलिंगुअल दोनों में आपको बोलेंगे तो इसमें ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि भारत का पहला नेशनल राष्ट्रीय स्ट्रेटजी रणनीति फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी आत्महत्या उन्मूलन के लिए, आत्महत्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय रणनीति लाई गई। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आपका बनेगा कि भारत की आत्महत्या को रोकने के लिए भारत की पहली जो स्ट्रेटजी, नेशनल स्ट्रेटजी लाई गई है, ये किसके द्वारा लाई गई? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हमने कौन सा मंत्रालय आपको बताया? कौन सा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके द्वारा लाया गया। तो इसमें चूंकि ये भारत की पहली है तो इसमें टारगेट क्या सेट किया गया, यानी ये क्या टारगेट सेट किया गया, इसकी भी हम क्या कर लेते, बात कर लेते हैं। इसे इसलिए लाया गया क्योंकि एक गंभीर आत्महत्या की, चाहे भारत हो चाहे विश्व हो, एक गंभीर समस्या बन के उभरी है। अब इसमें कुछ डेटा का यानी यूज किया गया और यहाँ पर इसका जो लक्ष्य रखा गया है, जो भारत के द्वारा ये रणनीति आई कि जो सुसाइड से मोर्टालिटी मृत्यु होती है, तो सुसाइड आत्महत्या से होने वाली मृत्यु में 2030 तक ये टारगेट किया गया कि 10% की हम क्या करेंगे, कटौती करेंगे, 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो रणनीति में और क्या पॉइंट अलग भी हम डिस्कस कर चुके, यहाँ जल्दी से मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या कहा, जो रणनीति आई आत्महत्या को रोकने के लिए, सुसाइड को 2030 तक 10% उसमें कमी करने का यानी टारगेट किया गया। अब ये क्यों इतना गंभीर व चिंता का विषय है? क्योंकि इस संदर्भ में 2018 की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्टकट में WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता, इसकी रिपोर्ट है कि प्रत्येक वर्ष सुसाइड से टोटल पूरे विश्व की बात हो रही 8 लाख मौतें होती हैं, एक दो नहीं, प्रत्येक वर्ष। WHO की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि प्रत्येक वर्ष विश्व में 8 लाख मौतें सुसाइड से होती हैं, सुसाइड से होती। इनमें से 1/3 जो मौतें होती हैं वो नवयुवक करते हैं, यंग पीपुल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यंग पीपुल की डेफिनेशन पूरे विश्व में एक जैसी नहीं है। भारत अपने यहाँ 29 वर्ष को यानी यंग जो पीपुल है, इसमें मध्यमान आयु व अन्य फैक्टर भी यानी काउंट किए जाते। तो भारत की हम भी एक इसके पहले वाली में डिस्कस किए थे कितना भारत अपना यंग किसको मानता। इसी प्रकार चाइना और अमेरिका कुछ वर्षों का अंतर होता। तो इसमें ऑन एवरेज आप देखेंगे तो जो यंग लोग हैं यानी 20, 30, 25, 35
वर्ष वाले, अंडर 30, तो ये सब क्या है, सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं, सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। तो और ये जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं ये 15 से 29 वर्ष के लोग करते हैं। हमने क्या कहा, अंडर 30 वर्ष के नीचे वाले सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। सुसाइड करते, इसके क्या रीजन है वो भी हम यहाँ बात करेंगे। कुछ तो आप पहले से जानते होंगे, कुछ यहाँ पर आपको और नए मिलेंगे। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं वो दूसरे नंबर पे मौतें किससे हो रही हैं, सुसाइड से हो रही हैं। महिलाओं के मामले में देखा जाए तो महिलाएं सबसे ज़्यादा जो सुसाइड करती हैं, इनकी एज ग्रुप अगर देखते हैं तो 15 से 19 वर्ष के बीच है। 15 से 29 वर्ष यानी सबसे ज्यादा सुसाइड होती हैं। इनमें से महिलाओं की जो सुसाइड होती है ये सबसे ज्यादा 15 से 19 वर्ष के बीच होती है। अब भारत की अगर संदर्भ में हम देखें तो भारत में सुसाइडल जो रेट है ये कम होने की बजाय और ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये गंभीर चिंता का विषय बना। तो यहाँ पर डेटा दिया गया, महिला और पुरुष दोनों का दिया गया। भारत के संदर्भ में देखिएगा 1990 में कितने परसेंट महिलाएं सुसाइड किया, तो 25.3, कितना 1990 में 25.3% और 2016 में 36.6%। ये कम हुआ है कि ज्यादा हो गया, ये वाला आप देखोगे ज्यादा, 25.3 से 36.6% 1990 और 2016। देख लीजिए, गंभीर चिंता का विषय। इस पे चिंतन मनन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये भारत में WHO का डेटा बताता है कि 1990 में भारत में महिलाओं में सुसाइड जो करती थी उनका दर कितना था, आपके सामने है 25.3% था। लेकिन 2016 पहुंचते पहुंचते ये डेटा कम होना चाहिए था, लेकिन और ज्यादा बढ़ गया और ये कितना 36.6% हो गया। अगर हम यहां बात करते हैं यानी पुरुष का, तो पुरुष 1990 में कितना था, 18.7%। पुरुष में कितना 18.7% था, और इसमें पुरुष का भी ज्यादा हुआ, 18.7 से 24.3 हो गया। तो महिला पुरुष दोनों जो सुसाइड की दर है ये कम होने की बजाय और ज्यादा क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसलिए ये एक गंभीर चुनौती भारत के लिए बनके उभरी। इसीलिए भारत के द्वारा नेशनल स्ट्रेटजी लाया गया, भारत में जो आत्महत्या होती है उसे रोकने के लिए, और ये पहली बार हुआ। इस पे इतना गंभीर चिंतन मनन किया गया। तो हमने ये डेटा जरूर आप इस्तेमाल करिए, इससे मेंस में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका, प्री में भी पूछा जा सकता है। तो हमने क्या कहा कि दोनों का आप तुलना करिए, तो पुरुष और महिला का 1990 में भारत में सुसाइड की दर 25 कितनी थी 3, लेकिन ये 2016 आते आते 36.6% हो गई। वहीं पर अगर पुरुष की बात करें तो 1990 में इसकी कितनी 18.7% दर थी, लेकिन 2016 में आते आते ये 24.3, देखिए 18.7 से 24.3 हो गई। इसलिए गंभीर चिंता का विषय है पुरुष में भी। अभी इसको WHO या अन्य जो विशेषज्ञ उनके द्वारा कहा गया कि इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, इसे क्या घोषित कर दिया जाना चाहिए, इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यानी लोक स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित किए जाने की जरूरत है। रीजन क्या है, क्यों लोग सुसाइड करते हैं? आप सोचिए क्यों सुसाइड करते हैं, क्यों सुसाइड? तो सबसे नंबर 1 पे सबसे प्रमुख रीजन है फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम से 34% और बीमारी की वजह से 18% लोग सुसाइड करते हैं। सबसे अगर कोई फैमिली में बहुत सारा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाती बच्चों की, तो फैमिली यानी उनको लगता है कि हमारा बोझ पूरा फैमिली है, और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से सबसे ज्यादा परिवार समस्या है। तो परिवार पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये प्रत्येक माता पिता को भी चाहिए, अभिभावक को भी चाहिए, अपने बच्चों को प्रत्येक दिन समय निकालें और उनको काउंसलिंग परामर्श दें, ताकि वो किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में जाने से बचें। अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती तो उससे निजात पाया जा सकता। तो ये फैमिली प्रॉब्लम से 34% और बीमारी की वजह से
कितने 18। कई लोग सोच रहे होंगे इसमें नंबर 1 पे क्या होगा, प्यार मोहब्बत की वजह से लोग सुसाइड करते, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन नंबर 1 पे नहीं है, गलती मत करिएगा। सबसे ज़्यादा जो सुसाइड होती है वो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, और दूसरे नंबर पे इलनेस। आपके सामने डेटा भी हमने दिया 34 और 18%। अब अगला तीसरे अगला जो अन्य में है मैरिटल कन्फ्लिक्ट। मैरिटल मतलब शादी हो गई, पसंद नहीं था, घर वालों को पसंद था, लड़के जिसके साथ शादी हुई या लड़की, दोनों में से किसी को एक पसंद नहीं था, लेकिन परिवार ने जबरदस्ती शादी कर दिया, तो मैरिटल कन्फ्लिक्ट होना है। इसके अलावा यानी पहले प्यार मोहब्बत होता था, शादी हो गई, लेकिन बाद को क्या हुआ, यानी कोऑर्डिनेशन बीच में क्या हो गया, बात नहीं बन पा रही, उसकी वजह से तो मैरिटल कन्फ्लिक्ट यानी मैरिटल कन्फ्लिक्ट हो गया। इसके बाद आइए जिसका आप सोच रहे थे, लव अफेयर्स की वजह से भी सुसाइड, ये भी एक प्रमुख कारक है। तो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इलनेस है, उसके बाद हमने क्या बताया, शादी मैरिटल कन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा और कारक क्या है, लव अफेयर्स, जिसको आप भूल ही नहीं सकते, तो ये लव अफेयर्स हो गया। बैंकरप्सी, दिवालिया, लोग पैसा ले लेते हैं नीरव मोदी की तरह, हुर्र देश से बाहर भाग जाते हैं, तो इसमें बैंकरप्सी, दिवालिया या इनडेप्टेडनेस, ऋणग्रस्तता, जिससे क्या बहुत ज्यादा बैंक से पैसा ले लिए, अब चुका पाने में असमर्थ हैं, ऐसी कंडीशन में क्या, यानी इतने अवसाद में किसान से लेकर के आप देखते हो कितने किसानों की आत्महत्या होती है, किसानों की आत्महत्या होती, तो उसका प्रमुख रीजन क्या है, इनडेप्टेडनेस है, ऋणग्रस्तता है या दिवालियापन। उससे बचने के लिए भी लोग सुसाइड करते। इसके अलावा यानी अगला देखिएगा डिपेंडेंसी, यानी डिपेंडेंसी, सस्टेंस यूज एंड डिपेंडेंसी। तो ये आपका डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता है। जैसे कई बार उलाहना देते हैं जो बच्चे कमा के जो निर्भर होता है, और खासकर बुजुर्गों की ये प्रमुख समस्या, तो क्या करते, सुसाइड कर लेते हैं। उनको लगता है कि हम क्या हैं, बोझ हैं, बोझ से अच्छा है अपने आप को खत्म कर दो। तो ये आपके कारक हैं। सुसाइड के भारत में कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो हमने कहा कि कौन कौन जिम्मेदार हैं। तो नंबर 1 पे फैमिली प्रॉब्लम्स, नंबर 2 पे इलनेस, इसके बाद अन्य कारक में आइए तो हमने कहा शादी विवाह वाले भी इसमें कारक जिम्मेदार हैं, लव अफेयर्स, प्यार मोहब्बत वाले भी कारक जिम्मेदार हैं। इसके अलावा अगला हमने कारक बताया कि निर्भरता की वजह से लोग भी क्या करते हैं, सुसाइड करते, और दिवालियापन व ऋणग्रस्तता। तो पहला टॉपिक कंप्लीट, ध्यान दीजिएगा, तुलनात्मक रूप में याद रखिएगा, यानी भारत में महिलाओं के द्वारा पुरुषों की तुलना में ज्यादा सुसाइड की जाती है। डेटा याद है कि नहीं, डेटा याद होना चाहिए। कितना डेटा हमने बताया था, तो आपको 36.6% 2016 में महिलाओं ने, पुरुषों का कितना था 18.790 में था, लेकिन 2016 में कितना हो गया 25 यानी 25% के आसपास हो, 24.3% हो गया था। पहला टॉपिक कंप्लीट। अब अगले टॉपिक की ओर आते हैं, और आपका ये अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये आपका एग्जाम में आता ही आता है, और टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है जीआई टैक्स। भारत में जीआई टैग किन किन प्रोडक्ट्स को दिया गया, किन किन उत्पादों को दिया गया, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें अभी चर्चा में क्यों ये आया, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी है उसके उत्पादन में कमी, गिरावट देखी गई, इसलिए एक बार फिर से ये चर्चा में बन गया। क्योंकि दार्जिलिंग टी वह उत्पाद है जिसे सबसे पहले 2004-05 में जीआई टैग प्रदान किया गया था, जब जीआई रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 का है, 2003 में वो लागू होता, और फिर 2004 में पहला उत्पाद जो जीआई टैग जिसको दिया गया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय। आइए अब ये चर्चा में क्यों समझ में आ चुका होगा। तो ये आपका कौन, दार्जिलिंग टी, ये पश्चिम बंगाल का प्रोडक्ट है, और ये पहला प्रोडक्ट है जिसे 2004 में जीआई टैग दिया गया। और ये जीआई एक्ट, जो जीआई एक्ट है ये कब का है, ये 1999 का है। 1999 के अंतर्गत यानी ये दिया गया। अब भारत में बात करें, यहाँ कुछ बोर्ड चर्चा में आए हैं, तो उनको भी हम बात करेंगे। इनमें से एक है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी इसे टी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारत का जो चाय बोर्ड है ये कहाँ स्थित, क्योंकि यही जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है ये भारत में चाय का उत्पादन
को व उनके विक्रय व उनके रखरखाव प्रबंधन इन सब का लिए जिम्मेदार है। तो ये 1953 के अधिनियम से टी एक्ट एक लाया गया था। टी एक्ट 1953 के अंतर्गत इसे 1954 में 1954 में स्थापित किया गया। जब कोई चीज एक्ट अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होती है तो उसे सांविधिक, इसे स्टैट्यूटरी यानी किस नाम से जाना जाता, सांविधिक निकाय। तो ये एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है, कोलकाता। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स पूछा जाए तो ये कहाँ है, कोलकाता है। और एक और ध्यान रखिएगा इसके अलावा कि जो ये बोर्ड है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, एक कोलकाता में इसका मेन हेडक्वार्टर्स है, लेकिन विदेशों में भी टी बोर्ड ऑफ इंडिया के रीजनल सेंटर, क्षेत्रीय हेडक्वार्टर्स स्थापित किए गए। कहाँ कहाँ हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लंदन में भी है, ध्यान रखिएगा। लंदन में यानी ब्रिटेन के लंदन में स्थित है, रसिया के मॉस्को में स्थित है, यूएई के दुबई में स्थित है। इस बार यकीन करिए, इस बार यूपीएससी का पेपर उठा के देखिएगा, यहां से क्वेश्चन ना मिले तो आप बताइएगा। और अब आपको ये कंटेंट जो हमने खत्म किया, अब उसको चुटकियों में आप क्वेश्चन कर लोगे। आप क्वेश्चन उठा के तो देखिए। तो हमने क्या कहा, 1954 में टी बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापित होता है। हेडक्वार्टर्स कहां है, कोलकाता है। फिर हमने अगला कहा इसके 3 सेंटर विदेशों में भी स्थित हैं जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेशन से काम करते। पहला हमने क्या कहा, लंदन, अपना यूके लंदन, दूसरा आपका मॉस्को रसिया, और तीसरा यूएई का दुबई, यहां पर ये स्थित हैं। अब बात हम इसमें कौन कौन से यानी प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया, उसकी भी बात कर लेते हैं। लेकिन लगे हाथ इससे मिलते जुलते अन्य बोर्ड को भी निपटा देते। तो अगला कौन हो गया, कॉफी। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, टी बोर्ड ऑफ इंडिया भी ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है कि आप लगाओ जय श्री राम एग्री यानी कृषि मंत्रालय लगाओगे आपका भी जय श्री राम हो जाएगा। क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिसे इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता। तो चाहे वो टी बोर्ड हो, चाहे वो कॉफी बोर्ड हो, चाहे वो तंबाकू बोर्ड हो, तीनों बोर्ड किसके अंतर्गत स्थापित हैं, तो हमने अभी कहा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसी चूंकि इनका मंत्रालय सेम है तो लगे हाथ अगले साल हो सकता कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया पूछ ले। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ये कॉफी उत्पादन के लिए यानी भारत में काम करता, और सबसे ज्यादा कॉफी पूछा जाए कहां, तो कर्नाटक में होता है। अब हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर्स कहां, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में, इसका जाहिर सी बात है जिसका उत्पादन जहां सबसे ज्यादा होगा उसका हेडक्वार्टर्स वहां सबसे वहीं पर स्थापित किया जाएगा। तो जैसे हमने कहा टी बोर्ड कोलकाता, उसका हेडक्वार्टर्स, इसका कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, तो इसका हेडक्वार्टर्स कहां है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु कर्नाटक में है, और ये संसद के 1942 के अधिनियम से ये भी स्थापित किया गया। तो ये भी एक प्रकार का सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी क्या है, यानी संस्था या बॉडी है। अब इसी से लगे हाथ तंबाकू बोर्ड को भी निपटा दें। तो तंबाकू बोर्ड की स्थापना कहां 1975 में होती है, 1975 में होती है। और इसका चूंकि सबसे ज्यादा तंबाकू आंध्र प्रदेश में पैदा होता, इसलिए इसका बोर्ड हेडक्वार्टर जो बनाया गया तंबाकू बोर्ड का, वो कहां, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थापित किया गया है। बात करें किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत इसे भी स्थापित किया गया है। यहां तक क्लियर हो चुका होगा, किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 2022 के जो प्रमुख जीआई टैग हैं जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत में यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2022 में कौन कौन से जीआई टैग हैं जो 2022 में प्रदान किए गए। तो इसमें आपका कौन, मणिपुर का कौन सा काला चावल, जिसे क्या कहा जाता, चकहावो, क्या कहा जाता, इसी को चकहावो के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता, चकहावो के नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो मणिपुर का काला चावल जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसका नाम क्या है, चकहावो, क्या नाम है, चकहावो। फिर डिंडीगुल के ताले, डिंडीगुल कहां है, तो आपको पता है डिंडीगुल का नाम यही डिंडीगुल है, डिंडीगुल 12 माल, जहां तूती किसके इतिहास में बोलती थी, हैदर अली और टीपू सुल्तान की। तो ये डिंडीगुल के ताले कहां स्थित है, तो ये तमिलनाडु। डिंडीगुल कहां, तो डिंडीगुल तमिलनाडु में स्थित है। अगला है कोडाई कनाल, मलाई
मलाई पोंडो, ये कोडाई कनाल, मलाई पोंडो, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, मलाई पुंडू, ये कहाँ का? तमिलनाडु का जीआई टैग है। तो एक डिंडीगुल इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगला एक कोडाई कनाल, मलाई पुंडू, यहां हमने उन्हीं को लिखा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चखाओ मणिपुर का चावल, काला चावल, तो उसको जीआई टैग 2022 में दिया गया। डिंडीगुल के ताले, डिंडीगुल के ताले जो तमिलनाडु के हैं उनको जीआई टैग कोडाई कनाल, मलाई पोंडू, तमिलनाडु, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला, अब ये नाम आपको जो अजीबोगरीब हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प होते हैं, मिजोरम पूर्वोत्तर भारत अपने यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता, तो वहां पर पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। अगला है कौन सा है? तो हमारम, हमारम, और दूसरा है ताल हलो, ताल हलो पुआन। ये आपका अपने आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। दोनों हैंडीक्राफ्ट कहां के? मिजोरम के हैं। कौन? हमाराम, ताल हलोह पुआन, ताल हलोह पुआन, ये दोनों हस्तशिल्प हैं। क्योंकि वहां की भाषा अलग है, इसी प्रकार की वहां की भाषा, तो इसी प्रकार इसके वहां नाम भी होते हैं। तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा, मिजोरम, दोनों कहां? मिजोरम प्रदान किए गए हैं। अगला हम बात करें केरल। केरल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए तिरूर, तिरूर पान, पान, पान जिसे पान खा के पान बना रस वाला, तो पान, एक पान कौन है? तिरूर। कई पान को जीआई टैग प्रदान किया गया, लेकिन इनमें से तिरूर जो पान है ये कहां? केरल का है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले देखते हैं, अगला पलानी, पलानी, पलानी पंच, पलानी पंचमीर्थम, यानी पलानी पंचमीर्थम है कहां का? तमिलनाडु का है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला कंडंगी, कंडंगी साड़ी, कंडंगी साड़ी जो साड़ियां होती हैं, कंडंगी साड़ी को कहां का जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये आपका तमिलनाडु का है। तो ये दोनों याद रखिएगा, पलानी पंचमीर्थम, ये इंपॉर्टेंट है। पलानी पंचमीर्थम भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। कंडंगी साड़ी, ये दोनों कहां? तमिलनाडु की हैं, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तिरूर पान पूछे तो तिरूर पान हमने आपको बता दिया केरल का है। अगला फिर इंपॉर्टेंट है खोला मिर्ची। कौन सा है ये? खोला मिर्ची, ये गोवा का। खोला मिर्ची जीआई टैग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यानी गोवा का खोला मिर्ची को जीआई टैग प्रदान किया गया। असम का है काजी नीमू, काजी नेमू, ये असम का है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है श्री बिल्ली पुत्तुर पलकोवा, ये श्री बिल्ली पुत्तुर से नाम, कल आपको श्री बिल्ली जैसे श्री बिल्ली पुत्तुर या ऐसे नाम आ जाए, आप सीधा सा सेंस लगाइए, तमिलनाडु के अलावा और कोई राज्य हो ही नहीं सकता। तो श्री बिल्ली पुत्तुर पलकोवा, ये तमिलनाडु का है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अब अगला देखो, एक है रसोगोल्ला, स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है। अगर GOLL आ जाए गोल्ला, तो ये रसोगोल्ला, ये पश्चिम बंगाल का जीआई टैग है। लेकिन स्पेलिंग ये लिखी हो रसागोला, यानी रसगुल्ला को बोलते रसागोला, स्पेलिंग अलग अलग है। रसागोला जिसे हम लोग क्या रसगुल्ला बोलते हैं प्यार से, तो रसगुल्ला कौन सा? तो ये उड़ीसा। अगर ये रसागोला आ जाए, गोल्ला नहीं, अगर रसागोला आ जाए तो उड़ीसा है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा कश्मीर का केसर, जम्मू कश्मीर, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अब आगे उत्पाद की हम बात कर लेते हैं। मिजोरम का एक और हैंडीक्राफ्ट है, पीछे भी दो आपके बताए, एक यहां पर भी आया है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। एक कौन है? पांडुम, पांडुम, पांडुम मध्य प्रदेश का, मिजोरम का पांडुम को भी हैंडीक्राफ्ट प्रदान किया गया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, ये असम, ये असम ये इसी साल दिया गया जुडिमा शराब, जुडिमा जो शराब है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। बिहार का ये इंपॉर्टेंट है सुजनी कढ़ाई, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, जो सुजनी कढ़ाई होती है, यानी कास या कसीदाकारी जो की जाती है, आप ध्यान जानते हो, रुमाल जैसे या अन्य कई प्रोडक्ट बनाए जाते, तो उसकी सुजनी, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सुजनी कढ़ाई ये बिहार की है। इसके अलावा भागलपुरी जरदालू, भागलपुर से पता चल गया, ये भी बिहार का है। इसके अलावा कौन सा? कतरनी चावल, कतरनी चावल, कतरनी,
ये कतन्नी चावल भी ध्यान रखिएगा, इसको भी जीआई टैग बिहार का प्रदान किया गया। मगही पान, कौन सा पान? मगही। एक पान अभी तिरुर, तिरुर पान पूछे तो केरल का जीआई टैग है, लेकिन मगही पान पूछा जाए, मगही कहां? बिहार में है, तो बिहार के लिए ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये और इसके बाद आ गया, ये बिहार का ही है कौन? जो इस बार शाही लीची और मिथिला मखाना, शाही लीची दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इनको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो शाही लीची कौन? मिथिला मखाना, मखाना भी इंपॉर्टेंट है। शाही लीची बिहार को प्रदान किया गया है, शाही लीची के लिए बिहार को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा चंपा चमेली, अगर चंपा चमेली आ जाए तो आपको आंसर क्या लगाओगे? चंपा सिल्क, चंपा सिल्क छत्तीसगढ़, चंपा सिल्क साड़ी जो बनती है ये छत्तीसगढ़ में, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला कौन सा? एक आपका था कौन वाला? खोला मिर्च, दूसरी कौन है? हरमल मिर्च। तो एक हो गया खोला मिर्च, ये भी मिर्च है। दूसरी कौन हो गई? हरमल मिर्च। तो ये दो, ये यहां पर भी ध्यान रखिए। और तीसरा हो गया फेनी, कौन? फेनी। इन तीनों को गोवा के जीआई टैग प्रदान के रूप में जाना जाता है। इनको जीआई टैग प्रदान किया गया जो गोवा के हैं। गुजरात के कौन कौन से जीआई टैग हैं? तो राजकोट पटोला गुजरात का है, इंपॉर्टेंट है। तो राजकोट का पटोला, जामनगरी का बंधानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बंधानी, और पाटन का पटोला। तो दो जगह के पटोला हैं, एक पाटन का पटोला, एक राजकोट का पटोला। तो पाटन का पटोला, राजकोट का पटोला, जामनगरी का बंधानी और पिथौरा पेंटिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, पिथौरा पेंटिंग्स। इसके अलावा गिर केसर मैंगो, ये मैंगो है, गिर केसर मैंगो गुजरात के हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बात करें केरल का, तो ये नीलांबूर, ये बहुत बार पूछा जा सकता है। एक सागौन होता जिसे नीलांबूर के नाम से जाना जाता। तो जो नीलांबूर सागौन है, इसका जीआई टैग किसको प्रदान, कहां? यानी नीलांबूर सागौन है, तो नीलांबूर टीक का मतलब सागौन, तो इसका जीआई टैग किसको? केरल को प्रदान किया गया। अगला है पोक्काली चावल, एक तो हो गया काला चावल चखाओ मणिपुर, उसको जीआई टैग। दूसरा कतन्नी चावल, बिहार को जीआई टैग प्रदान किया गया। और अगला चावल आ गया पोक्काली चावल, एक किसको? तो ये केरल का है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला यहाँ का अनन्नास, केरल का जो अनन्नास है उसे किस नाम से जाना जाता? तो वजहाकुलुम जो पाइनएप्पल अनन्नास होता है, इसे जीआई टैग किसके? केरल को दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का कौन? तो मध्य प्रदेश का चंदेरी साड़ी, कौन सी साड़ी? चंदेरी साड़ी, इसको मध्य प्रदेश का महेश्वर, चंदेरी महेश्वर। तो ये आपका शिव की और चंदेरी को मान लीजिए, यानी उनकी आप याद करने के लिए आप उनकी पत्नी मान सकते हो। महेश्वर हैं तो चंदेरी तो आएगी उनकी पत्नी, यानी पार्वती चंदेरी साड़ी पहन के महेश्वर के सामने प्रकट हुई। तो इससे आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, महेश्वर और चंदेरी दोनों साड़ी कहाँ की हैं? यानी मध्य प्रदेश की हैं, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा मुर्गा, कौन सा मुर्गा? कड़कनाथ मुर्गा को भी ये मीट के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मीट बहुत प्रोटीन युक्त होता है, तो इसलिए इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। महाराष्ट्र में आए तो पैथन, कौन सी महाराष्ट्र में? पैथनी, ऐसे लिखा जाएगा पैठनी जो महाराष्ट्र की साड़ी है, तो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा अल्फांसो आम के लिए कौन? महाराष्ट्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला फिर उड़ीसा, तो उड़ीसा यानी जो साड़ियां बनाई जाती हैं वो पूरे भारत में बहुत अच्छी हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनाई जाती, और जो विभिन्न राज्यों में बनाई जाती, जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इनमें एक से हमने क्या कहा? अगला चंदेरी हो गया, महेश्वर हो गया है, तो ये सब आपकी तो थी। और साथ में आपका अगली जो साड़ियां हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया, उनमें से एक है बोमकई। कौन है? बोमकई ये नाम ऐसे आपको लग रहा होगा अभी, ये आपका कई बार इसको रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो बोमकई साड़ी के लिए उड़ीसा को दिया गया। इसके अलावा कौन अगला? तो एक कंधमल हल्दी, कौन सी हल्दी है? कंधमल
कंदमल हल्दी, तो ये कंदमल हल्दी ये इंपॉर्टेंट है, अगला ये इंपॉर्टेंट है। तो बमकई साड़ी उड़ीसा, अगला कंदमल हल्दी उड़ीसा, इनको भी दो उड़ीसा के दो इंपॉर्टेंट उत्पाद हैं जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है सोजत मेहंदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला सोजत मेहंदी और बीकानेरी कौन सी भुजिया, तो ये कौन मेहंदी, सोजत मेहंदी, और साथ में बीकानेरी भुजिया, इसके लिए भी जीआई टैग दिया गया है। बात क्लियर हुई। आगे आते हैं कौन है, मरकाना संगमरमर, राजस्थान। मरकाना संगमरमर इसको राजस्थान का है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब इसमें अन्य में बात कर लेते हैं, तो ये तमिलनाडु का कौन है, तो आप ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे नाम यूपीएससी खासकर पूछता है जिससे आप अनजान होते हो, जिसमें आपका कॉमन सेंस भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता। तो ये कौन है, चेट्टीनाड कोट्टन, कौन है, चेट्टीनाड कोट्टन, तो ये चेट्टीनाड कोट्टन तमिलनाडु का है। और उसके बाद कांचीपुरम सिल्क, ये तमिलनाडु का ही है। अगला कलमकारी चित्रकारी ये भी तमिलनाडु की है। अगला है तंजावुर पेंटिंग, तंजावुर में कई प्रोडक्ट के लिए दिया गया, उनमें से एक पेंटिंग, तंजावुर की पेंटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको दिया गया। तो ये चेट्टीनाड कोट्टम, कांचीपुरम सिल्क, कलमकारी चित्रकारी और तंजावुर पेंटिंग ये कहाँ की हैं, तमिलनाडु की, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला हैदराबादी हलीम एक प्रकार का क्या होता है, यानी हुक्का का नाम सुने होंगे, जिससे आपका लोग यानी क्या करते हैं, हाँ हुक्का, ये आपका सेवन करते हैं, किसका, तंबाकू का। तो ये आपका हैदराबादी हलीम तेलंगाना का है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला चेरियाल पेंटिंग, ये पूछा जा सकता है, कौन सा, चेरियाल पेंटिंग, ये भी कहाँ की है, तेलंगाना, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। और उससे भी इंपॉर्टेंट एक आम आपके सामने आ रहा, इस आम का नाम क्या है, तो इस आम का नाम है बनागाना पल्ली या बंगाना पल्ली, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन हो वो करिएगा। तो ये आपका कौन हो गया, बनागाना पल्ली मैंगोज आम, ये कहाँ के हैं, तेलंगाना। तो तेलंगाना में कौन कौन, हैदराबादी हलीम, और उसके बाद चेरियाल पेंटिंग, और आपका कौन, बनागाना पल्ली मैंगो, इनको प्रदान किया गया। अब यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ यूपी के कई प्रोडक्ट हैं जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। उनमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो मेरठ की कैंची, मेरठ किसके लिए जाना जाता, कैंची के लिए। आगरा का दरी, ये आपका क्या लिखा, आगरा की दरी, आगरा की DURRIE, आगरा की दरी। उसके बाद बनारस की जो साड़ी होती, कहते हैं बनारसी साड़ी है, तो बनारस की साड़ी, और बनारस की ही गुलाबी मीनाकारी जो की जाती उसको, और बनारस की जरदोजी, तो बनारस की साड़ी, बनारस की जरदोजी, बनारस की गुलाबी मीनाकारी, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा और किसको प्रदान किया गया, चुनार, किसको प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया, चुनार। देखिएगा अगला कौन हो गया, चुनार की पोएट्री के लिए दिया गया। फिरोजाबाद के कांच के ग्लास जो होते हैं उनको दिया गया, और फर्रुखाबाद की पेंटिंग, एक बात याद रखिए, फर्रुखाबाद का जो जीआई टैग पूछा जाए, इस बार किसी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ फर्रुखाबाद की पेंटिंग के लिए यानी दिया गया है जीआई टैग। अगला गाजीपुर के तो वॉल हैंगिंग का मतलब हुआ, जैसे आप घरों में देखते हो वॉल हैंगिंग होते हैं जिसमें आप कपड़ा टांगने या इन सब का इस्तेमाल करते हो, तो गाजीपुर का वॉल हैंगिंग के लिए दिया गया, वॉल वाली दीवार होता है। गोरखपुर का टेराकोटा, ये इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर का टेराकोटा जो मिट्टी के उत्पाद होते हैं उन्हें टेराकोटा कहा जाता। इसके बाद भदोही की दरी, कहाँ की दरी, भदोही की दरी के लिए प्रदान किया गया। कानपुर की सैडलरी को इसको दिया गया। अगला खुर्जा की वही पोट्री, खुर्जा की पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं। इसके अलावा कौन सा,
काला नमक, काला नमक है सिद्धार्थनगर, ये इंपॉर्टेंट है। यहां काला नमक महोत्सव ये सिद्धार्थनगर में हुआ भी है, तो काला नमक महोत्सव यानी जो काला नमक है महोत्सव पूछा जाए तो ये सिद्धार्थनगर, कहां? सिद्धार्थनगर। अगला आइए, इसमें देखिए सुरखा आम, सुरखा आम कहां का है? इलाहाबाद, इसको जीआई टैग। और ये लखनऊ वाला आप कहेंगे सर वो बताइए, लखनऊ का आम कौन है? मलिहाबादी। तो ये जो मलिहाबादी आम है, दशहरा, मलिहाबादी आम प्लस दशहरा आम, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। कन्नौजी इत्र, इत्र के लिए कौन जाना जाता? कन्नौज इत्र लेना हो कन्नौज जाइए। लखनऊ का जरदोजी और लखनऊ की चिकनकारी, लखनऊ की जरदोजी और लखनऊ की चिकनकारी, इसको जीआई टैग दिया गया। और इसके बाद मिर्जापुर की दरी, कहां की दरी? भदोही और मिर्जापुर दोनों की दरी को प्रदान किया गया। मऊ की साड़ी, कहां की साड़ी? मऊ की साड़ी को प्रदान किया गया। मिर्जापुर के पीतल के बर्तन, मिर्जापुर के, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको लगेगा कि वहां पीतल के बर्तन कहां होंगे? मिर्जापुर, तो मिर्जापुर के पीतल के बर्तन को दिया गया। इसके अलावा मुरादाबाद के धातु, मुरादाबाद के मेटल क्राफ्ट जो बनते हैं, धातु के बर्तन जो बनते हैं, उनको दिया गया। इसके अलावा सहारनपुर, ये अलग से पूछा भी जाता है, एक हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना, वो सॉरी वुड क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। लकड़ी से जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे आपका पलंग हो गया, उसके बाद आपका और अन्य उत्पाद हो गए, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, दरवाजा हो गया, ये सब लकड़ी यानी काष्ठ कला, लकड़ी से बनने वाले उत्पादों को दिया गया। इसके बाद चुनार का बलुआ पत्थर, चुनार का बलुआ पत्थर, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला हो गया रतौल आम, रतौल आम यूपी का, ध्यान रखिएगा, तो यूपी के रतौल आम को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यूपी के आम दो, एक रतौल आम और दूसरा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रतौल आम का उत्पादन कहां होता है। और दूसरा आम हमने आपको बता दिया कौन है? दशहरा मलिहाबादी आम, उसको भी जीआई टैग। और एक आम और हमने कहा कौन? सुरखाम, इलाहाबाद प्रयागराज का सुरखाम, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का कौन है? तो ये आपका यहां भी एक, यहां पर दो साड़ी हैं जिसको साड़ी को यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। एक है बालूचारी, बालूचारी धनिया खली, धनिया खली, बालूचारी धनिया खली, इन जो दो साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है मधुर काठी, मधुर काठी को जीआई टैग। पुरुलिया का छऊ नृत्य, छऊ नृत्य जो होता, नाच होता, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है शांतिपुर साड़ी, शांतिपुर साड़ी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है एक गोविंदो भोग, जो गोविंदो भोग एक होता है, गोविंदो भोग, गोविंदो भोग, ये इंपॉर्टेंट है, गोविंदो भोग को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है मालदा, मालदा भी पश्चिम बंगाल में, मालदा का कौन आम है? फजली आम, मालदा का फजली आम, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला बताए थे रसोगोल्ला, रसोगोल्ला डबल एल लग जाए, समझ जाइएगा कहां का है ये जीआई टैग? पश्चिम बंगाल का है रसोगोल्ला। और रसगोला लगे, रसागोला सिंगल एल हो तो उड़ीसा का जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बात आती है जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है, ये किसके लिए प्रदान किया जाता? तो ये कहलाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत प्रदान किया जाता, और ये 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता। और भारत ने ट्रिप्स जो पेरिस कन्वेंशन है उसमें भी साइन कर रखा है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब जीआई टैग प्रदान किया जाता तो संसद ने आपको बताए थे जो अधिनियम है ये कौन सा है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ज्योग्राफिकल आप भौगोलिक संकेतक इसी को हिंदी में कहा जाता, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स ब्रैकेट में कौन? रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और जो कब ये प्रवृत्त हुआ, लागू कब हुआ, प्रभाव में कब आया? तो ये 15 सितंबर 2003 को ये प्रभाव में आया। और पहला उत्पाद जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया, ये जो अब चर्चा में बना, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग चाय को ये प्रदान किया गया जीआई टैग। बात समझ में आई? तो ये रहा जीआई टैग का निपटारा। पूरी तरीके से जीआई टैग क्या होता है? खत्म। जीआई टैग क्या हो गया? यानी पूरी तरीके से खत्म हुआ। तो आप जीआई टैग जो वीडियो है इसको बार बार आप रिवाइज करिएगा। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक ये बर्थ एंड डेथ
एक्ट जो 1969 है उसमें अब संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट पेश किया गया, इसलिए फिर से चर्चा में बन गया। इससे भी क्वेश्चन अलग पीसीएस ARO में पूछा जा चुका। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ, किसी का जन्म हुआ, कोई मर गया तो उसका निपटारा हो गया तो इसकी रजिस्ट्रेशन आपको करवाने की आवश्यकता होती है। ये अधिनियम कब का है? 1969। कब का अधिनियम है? 1969। इसी में संशोधन के लिए अभी ड्राफ्ट बिल यानी लाया जाएगा। अब जो अब सत्र चलेगा शीतकालीन सत्र, ये इसलिए चर्चा में बना, तो इसमें कुछ बिंदु हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अब क्या इसमें किया गया, जो आपका ड्राफ्ट बिल आया इसमें लगभग जीवन के प्रत्येक पहलू को कवर किया गया है। कैसे? अभी तक होता था कि आपको अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया जाएगा अगर ये बिल पास हो जाता है। क्या? अगर कहीं पर भी आप एडमिशन लेने जाते हो, यानी कहाँ, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान में अगर आप एडमिशन लेना जाते हो तो आपको एडमिशन लेने के वक्त आपसे क्या ये मांगा जाएगा? कौन? बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। दूसरा, इंक्लूजन इन द वोटर लिस्ट। आप वोटर लिस्ट में तब तक नहीं शामिल हो सकते जब तक आप अपना सर्टिफिकेट नहीं देंगे। केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो, ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के लिए यानी आप अप्लाई करते हो तो, पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो, इन सब करने के लिए अनिवार्य कर दिए जाने की बात की जा रही है। अगला और सुझाव दिया गया। अगला ये टॉपिक है, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है इंडस्ट्री, यानी जो उद्योग है, उद्योगपति है, उनके द्वारा केंद्र सरकार से निवेदन किया गया है कि एक इस प्रकार का मिशन लॉन्च किया जाए। नाम क्या दिया गया? इंडिया रेयर अर्थ मिशन। क्या नाम दिया गया? इंडिया रेयर अर्थ मिशन। इसी को कहा जाता है भारत दुर्लभ, यानी बहुत सारा आप देखते हो दुर्लभ धातुएं होती हैं, तो ये दुर्लभ जो धातु होती है जिसे रेयर अर्थ कहा जाता, इनकी चूंकि मात्रा बहुत कम है और इनकी प्रोडक्शन अगर किया जाए तो इन पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो ये उद्योग ने कहा है केंद्र सरकार से कि वो कृपया इंडिया रेयर अर्थ मिशन को लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि जो रेयर अर्थ रिजर्व है यह विश्व में कितना है? पूरे विश्व में अगर हम रेयर अर्थ रिजर्व संचित भंडार की बात करते हैं तो 6% है, लेकिन अभी उत्पादन मात्र 1%। 6% रिजर्व होने के बाद भी आउटपुट हमको यानी इसका जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो 1% पूरे विश्व समुदाय को मिल रहा। इसलिए भारत में रेयर अर्थ मिशन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? रेयर अर्थ मिशन की आवश्यकता है। अब भारत में बात करें 2018-19 में रेयर अर्थ के लिए इतना मिशन की क्यों जरूरत है? अब इस डेटा को ध्यान दीजिए। 2018-19 का डेटा है, ये कहता है कि भारत में रेयर अर्थ रिजर्व एक तो कम है, दूसरा शोध नहीं हो रहा, एक्सप्लोरेशन अन्वेषण नहीं हो रहा। ऐसे में भारत के लिए चुनौती, इसलिए भारत को रेयर अर्थ यानी मिशन लेके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत 2018-19 में अगर हम मूल्य के हिसाब से देखते हैं तो 92%, अगर मात्रा के हिसाब से देखते हैं तो 97% अपनी कुल आवश्यकता का भारत ने आयात किया है, मंगाया है दूसरे देशों से। और कहां से मंगाया? चाइना चोर वाले देश से मंगाया है। तो ये चाइना चोर इसीलिए हमको और आंख दिखाता है, क्योंकि रेयर अर्थ जैसे सिलिकॉन आप देखते हो या चिप जिसकी बनती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख, आप सिलिकॉन का नाम जरूर सुने होंगे, तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फोटोवोल्टिक जो आपके सौर ऊर्जा सोलर पैनल होते हैं उसमें पीवीसी का प्रयोग किया जाता, फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग किया जाता है, वो भी हम चाइना चोर वाले देश से मंगाते हैं। इसलिए चाइना के जो हम बहुत ज़्यादा बाइकाट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास एक तो है नहीं, दूसरा एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा। अगर इनको रोक दिया गया तो बहुत सारी चैलेंज चुनौतियां भी उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए ये डेटा 18-19 का है, इसलिए आप आंसर में लिखो तो आप जरूर उसमें लिख सकते हो इंडिया चाइना का अगर क्लोज रिलेशन क्यों है आर्थिक क्षेत्र में, तो वहां ये भी आप बता सकते हैं कि भारत अपने कुल आवश्यकता रेयर अर्थ मेटल्स और दूसरा एपीआई, एक और आप आगे यहाँ वैसे हम कनेक्ट कर दे रहे हैं एपीआई। दवाओं में जो इस्तेमाल एपीआई प्रोडक्ट होता है वो भी हम सबसे ज्यादा चाइना से ही मंगाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये चाइना इसलिए इंपॉर्टेंट है, 92% मूल्य के हिसाब से और 97% मात्रा के हिसाब से हम कहां से मंगाते हैं? क्या मंगाते हैं? दुर्लभ धातु कहां से मंगाते हैं? चाइना से मंगाते हैं।
अब बात आई कि इसी में प्रस्ताव भी दिया गया कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एक कंपनी भी बना दिया जाए जो अर्थ मेटल्स के लिए काम करे, जिसका नाम क्या होगा, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, जो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इसे काम करने के लिए अथॉराइज्ड किया जाएगा। अगला फिर इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगले टॉपिक को आते हैं। तो अगला टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम होता है या ना के बराबर होता है, तो उसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता। इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, संस्थापित क्षमता है, ये कितनी है, भारत विश्व में चौथा स्थान रखता है। तो पूछेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पे है, चौथा। तो नंबर 1 पे चाइना चोर है, नंबर 2 पे यूरोप है, नंबर 3 पे अमेरिका है, लंपट अमेरिका। तो 3 शुरू के कौन कौन देश हैं, चाइना चोर, यूरोप और अमेरिका, ये शुरू के 3 देश हैं, चौथे स्थान पे अपना भारत है। बात करें भारत में क्यों ये नवीकरणीय ऊर्जा यानी इतना महत्व रखती, क्योंकि भारत में 17% जनसंख्या होने के बावजूद अपनी भारत कुल ऊर्जा आवश्यकता का यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में जो वृद्धि दर बनी हुई है भारत में 4% बनी हुई, जो वैश्विक स्तर से भी ज्यादा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, वैश्विक स्तर पे 1.3 और ये 4%, देखो ज्यादा है कि नहीं है। वैश्विक ग्रोथ जो नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने का जो विश्व समुदाय द्वारा प्रयास किया जाता है वो मात्र 1.3 है, जबकि भारत कितना 4% से ग्रोथ कर रहा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। भारत ने लक्ष्य भी रखा नेट जीरो का मतलब हुआ अभी जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिसे जीवाश्म ईंधन फ्यूल से हम प्राप्त करते हैं, उनको हम 2070 में जीरो कर देंगे। ये प्रतिबद्धता भारत यानी रखा हुआ है। अगला भी ध्यान दीजिएगा, और भारत 2047 तक ये भी आपका यानी ऊर्जा के मामले में क्या हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगला है भारत का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन, अगर हिस्टोरिकली देखें 1750 के दशक से हम आज तक का आकलन करें तो भारत की हिस्सेदारी 5% से भी कम इसमें आती है। अगला, अब इसमें ये टर्मोलॉजी चर्चा में रही तो ये पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने इसको उठाया। उठाने का मतलब ये है, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं किसे कहा जाता है, पूछा जा सकता है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर किसे कहा जाता। तो ऐसे रिएक्टर जिनकी कैपेसिटी कितनी 300 मेगावाट तक होती है उन्हीं को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहा जाता है। बात आई यहाँ रिएक्टर, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उससे बिजली बनाई जाती है जो हम लोग प्राप्त करते हैं। भारत में कुछ रिएक्टर की बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कएगा कहाँ है, कर्नाटक में है। नरौरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है, ये बुलंदशहर में है। नरौरा बुलंदशहर में है। इसके बाद जैता ये कहाँ है, तो जैता ये महाराष्ट्र में है, जो किसके प्रयास से, फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया। अगला है कुडनकुलम, अगला कौन है, कुडनकुलम कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, और किसके प्रयास से, ये रूस के प्रयास से स्थापित किया गया है। अगला है काकरापार कहाँ है, तो ये काकरापार गुजरात में है। काकरापार कहाँ है, गुजरात में है। रावत भाटा ये कहाँ है, तो रावत भाटा राजस्थान में है। और जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें तो इस समय भारत में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं। इनकी टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 67-80 कितनी है, 67-80 मेगावाट इनकी क्षमता है। यूपीएससी का पेपर उठा के देखिए, ये कुछ डेटा तो आपको पता ही होना चाहिए और आप आए दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इसमें क्या कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता क्या, तो इसमें जो नाम की ऊर्जा न्यूक्लियर रिएक्टर से जो ऊर्जा प्राप्त करती इनमें अनियंत्रित होने लगती है, तो इसमें ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग किया जाता और भारी जल मंदक के रूप में किसका, भारी जल, जिसे आप शॉर्टकट में क्या बोलते हो, D2O का प्रयोग किया जाता है। तो इतना आज के लिए ये क्या है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के संदर्भ में बात आई तो चर्चा कर दिया। यकीन मानिए धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखिए और इसका अपना नोट्स बनाइए, एग्जाम में जरूर आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला फिर इंपॉर्टेंट है अस्त्र हिंद 2022। अगला टॉपिक अस्त्र हिंद 2022 इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पहली बार यानी
द्विपक्षीय ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है किनके बीच, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के बीच। जब कोई काम पहली बार होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता। अस्त्र हिंद 2022 ये आपकी एक पूछा जाए क्या है, तो ये द्विपक्षीय एक्सरसाइज है जो आर्मी के बीच हुई है। और ये कहाँ हुई, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो राजस्थान में है, 2022 में यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। अब यहाँ लिखा है कि फर्स्ट एक्सरसाइज है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अस्त्र हिंद जो पहली बार शुरू हुई यानी अस्त्र हिंद के नाम से, और इसमें ये प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। अब 2022 में पहली बार राजस्थान में हुई है, तो अगली बार कहाँ होगी, ऑस्ट्रेलिया के किसी तट के या किसी स्थान पे होगी। तो ये आपका प्रत्येक वर्ष इसका रोटेशन के बेस पर, यानी एक साल इंडिया, अगले साल ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, इस क्रम में चलती रहेगी। 22 वाली एक्सरसाइज कहाँ हुई, इंडिया में हुई। उद्देश्य इसका क्या है, दोनों देशों के बीच में जो रक्षा क्षेत्र है इनमें जो टेक्नोलॉजी से लेकर के अन्य स्ट्रेटजिकल टेक्टिक्स है उनका आदान प्रदान एक्सचेंज किया जा सके और हमारी सेना और ज्यादा बूस्ट हो सके, हमारी वायुसेना, थल सेना, नौसेना जो है ये अधिक और बूस्ट हो सके, इसका ये प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। अगला ये आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में क्यों आया उसकी भी हम बात करेंगे। तो आर्कटिक क्षेत्र जान लीजिए, ये आर्कटिक मतलब जो आर्कटिक महासागर है, एक अंटार्कटिक, एक आपका आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर का मतलब हुआ ये उत्तरी मान लो ये आपका, एक मिनट, ये पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री है, और इसके बाद ये वाली बेल्ट इधर उठाइए, तो ये वाला पूरा यहां महासागर है। इस महासागर को किस नाम से जाना जाता, आर्कटिक। किस नाम से जाना जाता, इसी को आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र है इसको आर्कटिक क्षेत्र कहा जाता। इसका आर्थिक महत्व क्या है, क्यों हम इसका इतना, इस बर्फ से ये बिल्कुल क्या है, यानी दबा है, बर्फ जमी है यहाँ पर, तब भी इतना सब लोग क्यों इसको फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोयला, जिप्सम और डायमंड, कोयला, कोल जिप्सम डायमंड के प्रचुर मात्रा में भंडार हैं। पर्याप्त नहीं, एक पर्याप्त के ऊपर वाली डिग्री होती, प्रचुर यानी समृद्ध है। कोयला डायमंड और कौन, जिप्सम। कोयला एनर्जी के लिए, डायमंड इतनी डिमांड है, तो कोयला, डायमंड और जिप्सम, इन तीन का जब भी मेंस में आप लिखिए तो बताइए। और पिछली बार पीसीएस मेंस का क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी 2019 का मेंस का क्वेश्चन देखिए। आर्कटिक क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट नहीं। तो ये हमने क्या बताया, ये कोयला, जिप्सम और डायमंड के प्रोडक्शन के लिए क्या है, जाना जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें पर्याप्त भंडार किसके हैं, तो जिंक है, लेड है, गोल्ड है और क्वार्ट्ज है। पर्याप्त भंडार की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जिंक, लेड, सीसा, गोल्ड, सोना और क्वार्ट्ज। संगमरमर यानी चूना पत्थर का एक टाइप होता क्वार्ट्ज, उसे कहा जाता। तो जिंक, लेड, गोल्ड, क्वार्ट्ज यहाँ इसलिए आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी यानी ऐसा चीज जो बर्फ से घिरा है लेकिन तब भी रिसर्च हो रहा, तो इसका मतलब हुआ कि वह कोई ना कोई वहां पर इंपॉर्टेंस आर्थिक जरूर है। तो हमने कहा डायमंड, कोयला, जिप्सम का यहाँ समृद्ध भंडार है। पर्याप्त भंडार किसका है, तो सोना हो गया और सीसा हो गया, सोना, सीसा, जिंक और क्वार्ट्ज। सोना, सीसा, जिंक और क्वार्ट्ज के यहाँ पर पर्याप्त भंडार। यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है जिसे ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता। केवल अकेले ग्रीनलैंड में 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ। यहां पर अभी हमने रेयर अर्थ की बात इसके पहले भी चर्चा की थी। तो रेयर अर्थ रिजर्व का 1/4 हिस्सा इसी ग्रीनलैंड में पाया जाता है। तो ये दुर्लभ धातु का बात किया जाए, दुर्लभ मृदा भंडार का, तो ये कितना, तो 1/4 ग्रीनलैंड अकेले। और विश्व में 10% तेल और 25% प्राकृतिक गैस पर यहां पर पाए जाने की संभावना है। और यह भी कहा गया, अनुमान व्यक्त किया गया कि 22% पृथ्वी का अभी ऐसा तेल और नेचुरल गैस का एरिया जो हम खोज ही नहीं पाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत इस क्षेत्र में इतना इंपॉर्टेंस है, जाहिर सी बात है अपने रिसर्च एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का जरूर प्रयास करेगा। और ये भारत के द्वारा प्रयास क्या किया गया 2007 में,
क्या आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया। कौन सा आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम, और कब भारत के द्वारा शुरू किया गया, 2007 में। और नाम भारत का जो यहां गया, तो ये कहां, तो इसे हिमाद्री, इसका नाम क्या दिया गया, हिमाद्री, और ये 2008 में। कौन अभियान के अंतर्गत, तो आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम। तो क्वेश्चन प्री में पूछेगा आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम कब शुरू किया गया, 2007 में शुरू किया गया, और 2008 में भारत पहला हिमाद्री हिम प्लस अदृश्य बना तो आर्कटिक क्षेत्र में भेजा, और भारत ने अपना जो स्टेशन है वो कहां स्थापित किया, रिसर्च स्टेशन। तो भारत के द्वारा एक यहां पर क्या है, एक स्थान है कौन सा, स्वालबार्ड। कौन सा स्थान, स्वालबार्ड। और ये स्वालबार्ड कहाँ, नॉर्वे में है। वहां पर अपना रिसर्च स्टेशन 2008 में भारत स्थापित करता है। अब इसी क्षेत्र में यानी कोई देश आकर के ऐसा, चूंकि जलवायु परिवर्तन और बर्फ पिघलने की प्रमुख समस्या है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में यानी एक काउंसिल बनाई गई, जिसे किस नाम से जाना जाता है, आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल, और आर्कटिक काउंसिल में जो आर्कटिक क्षेत्र को टच करते जिनका बॉर्डर 8 देश हैं जो इसमें शामिल होते हैं। तो 8 देश कौन है, अलास्का, रशिया, अलास्का, एक मिनट, हाँ अलास्का ध्यान दीजिएगा, अलास्का जो क्षेत्र है, अलास्का इसमें रसिया, अलास्का यानी अलास्का कौन, रसिया हो गया, कनाडा हो गया, इसके बाद ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंतर्गत आता, ये शामिल है। इसके अलावा एक और ट्रिक इसमें याद रखिएगा, फाइंड्स, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और आपका स्वीडन। तो फाइंड्स और प्लस है रसिया। असल में यहां जो रसिया शामिल है ये गलत हो गया, जो अलास्का या रसिया की बजाय ये वही देख रहे थे कि कैसे गलत हो गया। अलास्का किसका क्षेत्र है, ये यूएसए का है। तो इसमें अमेरिका शामिल है। कौन शामिल है, अमेरिका। तो 8 देश कौन हो गए, तो अब ये अमेरिका, ये कनाडा, ये अलास्का वाला क्षेत्र हो गया अमेरिका का, फिर कनाडा हो गया, और उसके बाद फिर इधर आइए डेनमार्क, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हो गया, तो ये आपका हो गया। तो ये फाइंड्स प्लस कैसे याद रखोगे, 8 देशों का जो इसमें शामिल हैं ऐसे याद रखोगे, ये क्या फाइंड्स। और फाइंड से कौन कौन आएगा, तो हमने कहा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, 4 देश यहां से 4 बचे हैं। तो रूस प्लस यूएसए प्लस कनाडा, ठीक, कनाडा ये इसमें शामिल है, ये इसमें क्या है, शामिल है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। तो यही जो आर्कटिक परिषद है इसकी स्थापना कब होती है, 1996 में, और जिस डिक्लेरेशन से हुई उसे ओटावा। तो इसका मतलब हुआ पहला इसका जो सम्मेलन हुआ था वो ओटावा कनाडा में हुआ था। ओटावा डिक्लेरेशन से इसकी स्थापना 1996 में की जाती है। सचिवालय की बात करें तो इसका सचिवालय कहाँ, नॉर्वे में स्थित है। कहाँ स्थित है, नॉर्वे में स्थित है। भारत, ध्यान दीजिएगा, इसका सदस्य आर्कटिक काउंसिल का परमानेंट सदस्य, अस्थायी सदस्य नहीं बल्कि पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर है। और इसमें कितने ऑब्जर्वर हैं, 13 इसमें है। अब चर्चा में क्यों, क्योंकि मार्च 2022 में भारत के द्वारा पहली आर्कटिक पॉलिसी घोषित की गई है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में मेंस में आते हैं और प्री में भी पूछे जा सकते हैं। भारत के द्वारा पहली आर्कटिक पॉलिसी कब आती है, 2022 में आती है। अब 2022 में आए तो इसमें कितने पिलर हैं, जैसे गतिशक्ति के पिलर स्तंभ पूछा गया, तो इसके भी स्तंभ, चूंकि ये कितने स्तंभ हैं, 6 स्तंभ पे आधारित है, तो 6 स्तंभ में आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। कौन कौन 6 स्तंभ है, तो पहला इसमें क्या किया जाएगा, साइंटिफिक रिसर्च एंड कोऑपरेशन। भारत क्या करेगा, भारत के द्वारा साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देगा भारत इसमें। दूसरा हो गया क्लाइमेट चेंज इसमें, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जलवायु परिवर्तन से निपटेगा भारत और पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करेगा। तो पहला कौन होगा, वैज्ञानिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च एंड कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा भारत, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करेगा। अगला इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भारत आर्थिक और मानव विकास का प्रयास करेगा। अगला ये हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, परिवहन और कनेक्टिविटी प्रमुख समस्या संयोजकता जिसे कहा जाता, उस पर ध्यान देगा। इसके अलावा भारत और क्या करेगा, अगला पिलर कौन, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी शासन स्थापित हो, राजनीतिक तौर पर स्थिरता है उसका भी भारत प्रयास करेगा। तो गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए प्रयास करेगा। अगला नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रयास किया जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र में
यानी राष्ट्रीय क्षमता निर्माण का भी प्रयास किया जाएगा। आर्कटिक काउंसिल आपको बताई दी है, इसमें 30 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ऑब्जर्वर स्टेट होते हैं इनके पास कोई यानी वोटिंग का मत देने का अधिकार नहीं होता। कौन कौन ऑब्जर्वर स्टेट है? जर्मनी 1998 में बना। इसके बाद आपका कौन हो गया? जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया। लैंड वाले दो हैं, यानी कौन है? नीदरलैंड, पोलैंड, इसके बाद यूके। ये 4 देश हैं जो 1998 में ऑब्जर्वर स्टेट शामिल किए जाते हैं। तो कौन कौन हो गया? नीदरलैंड हो गया, ये नीदरलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड, जर्मनी और यूके 1998 में शामिल होते। तो 4 का एक ये पेयर बना लीजिए। नीदरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, यूके हो गया, और कौन बचा? नीदरलैंड, पोलैंड, यूके और एक देश जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, यूके 1998 में। और इसके बाद फ्रांस अपना जर्मनी के साथ फ्रांस को शामिल करिए, लेकिन 2 साल बाद ये फ्रांस शामिल होता, 2000 में शामिल होता। तो ये याद करिए, हमने अभी तक कितने 5 देश बताए? जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, यूके 1998, फ्रांस 2000 ईस्वी में। अब आइए स्पेन, यहाँ स्पेन में ये 6 आ रहा, तो ये 2006। स्पेन में ये यस आ रहा है, यस का मतलब हुआ 6 और 6 का मतलब 2006 में स्पेन। अब आइए चाइना चोर, कौन? चाइना चोर से हम समझ लेते हैं। तो ये चाइना चोर से 4 एक साथ याद रखिएगा, 4 देशों को याद करवाते एक। तो चाइना चोर, तो चाइना के साथ कौन? चाइना के बगल में कौन है? जापान। उसके बाद चाइना के बगल में ही है दक्षिण कोरिया, 2 देश हो गए। फिर चाइना के बगल में ही भारत, और चाइना के नीचे उतरोगे तो ये आपका कौन मिल जाएगा? तो आपका सिंगापुर। कौन मिल जाएगा? सिंगापुर। और इंडिया कहाँ अपना गया? प्यारा सा भारत, इंडिया, यानी इंडिया के साथ आई से इंडिया, आई से इटली। कितने देश हो गए? तो ये आपके हो गए चाइना, एक तो चाइना चोर, एक ये हो गया, जापान 2, दक्षिण कोरिया 3, सिंगापुर 4, भारत 5, इटली 6। इन 6 देशों को 2013 में शामिल किया गया। बात समझ में आई? चाइना, इंडिया, जापान, इटली, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये लिखे हैं 6 आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 ये। और पीछे कितने याद करवाए थे? 6 4 10 पीछे याद करवाए थे। और एक आपको स्पेन वाला 11 याद करवाए थे, 11 1 12, 6 5 11, एक 12 याद करवा दिए। और 13 में सबसे लास्ट में कौन? स्विट्जरलैंड बेचारा 17 में सबसे लास्ट में शामिल हुआ। तो 13 ये ऑब्जर्वर स्टेट है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जर्मनी शुरू से अगर देखें 1998 में कौन? तो ये आपका हमने क्या बताया? 1998 में जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड, यूके। 4 ये हो गए। यूके 1998 में शामिल किए जाते। स्पेन 2000 स्पेन कब शामिल किया गया? स्पेन 2006 में शामिल किया गया। 6 आ रहा, तो हमने कहा इससे आपको रिलेट कर सकते हो। तो ये कितने 5 देश हो गए। और 5 के बाद 2013 में हमने कहा 6 देश को शामिल किया जाता। तो चाइना चोर को उठाइए, चाइना हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडिया हो गया और इंडिया के साथ इटली। 6 हो गए, 11 और कौन बचे हैं? और 11 के बाद अब आइए कौन देश बचता है? और इसके बाद स्विट्जरलैंड 2017 में शामिल किया गया है। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब एक देश इसमें कौन छूट गया था? 12, और ये फ्रांस को याद रखिए 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो 13 ये ऑब्जर्वर स्टेट है। ये कैसे काम करती है आर्कटिक काउंसिल, मैकेनिज्म कैसे है? तो इसके लिए कई 6 वर्किंग ग्रुप्स यहाँ बनाए गए जो काम करते हैं। इनका नाम ध्यान दीजिए, जैसा नाम है वो काम वैसा होगा। तो इसमें आपका कौन हो गए? तो ये आपका आर्कटिक कंटामिनेंट्स एक्शन प्रोग्राम। कंटामिनेंट्स का मतलब अगर कोई देश गया यहाँ संदूषक किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैलाने की कोशिश या अन्य कोई ऐसा जैविक पदार्थ या अन्य रासायनिक पदार्थ जिससे यहाँ पर प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसको रोकने के लिए प्रयास किया जाता। उसके लिए कौन है? आर्कटिक कंटामिनेंट्स एक्शन प्रोग्राम। अगला है आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर मॉनिटरिंग हमेशा की जाती इस कमेटी के द्वारा और असेसमेंट किया जाता। कंजर्वेशन ऑफ द आर्कटिक फ्लोरा एंड फाना, जो यहाँ पर फ्लोरा और फाना पाए जाते उनका संरक्षण किया जाता। एनर्जी प्रिजर्वेशन एंड प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस, इमरजेंसी
इमरजेंसी प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस, अगर कोई आपातकालीन जरूरत हुई तो इसके लिए भी टीम बनी, ये कमेटी काम करती है। प्रोटेक्शन ऑफ द आर्कटिक मेराइन इन्वायरमेंट, यहाँ का जो मेराइन इन्वायरमेंट है उसके संरक्षण के लिए कमेटी है। अगला सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप है जो सतत विकास के लिए प्रयास करता, और इसकी बैठक 2 वर्ष में एक बार इसकी मीटिंग होती है। पहली मीटिंग 1996-98 में कनाडा, नाम से ही पता क्यों कनाडा में हुई होगी, क्योंकि ओटावा डिक्लेरेशन से ही इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। 2 वर्षों के लिए कौन, कनाडा, और 2019 से 21 के बीच कौन किया, आइसलैंड इसकी अध्यक्षता किया। 2 साल के लिए अध्यक्षता आइसलैंड के पास रही है। अब अगला है पीएम मोदी के द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर जो 26 नवंबर 2022 को मनाया गया ई कोड प्रोजेक्ट। ई कोड का मतलब हुआ जो कोड की कार्रवाई है उसमें ऑनलाइन तरीके से हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए ई कोड प्रोजेक्ट लॉन्च के अंतर्गत कई स्कीम लॉन्च किए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक है वर्चुअल जस्टिस क्लर्क। जस्टिस क्लर्क बताइएगा कहां स्थापित की गई। जस्टिस क्लर्क क्या ये गुजरात में स्थापित हुई है, आपको ये बताना। जस्टिस क्लर्क और एक वैदिक क्लर्क, वैदिक घड़ी और जस्टिस न्याय की घड़ी, 2 आपकी स्थापित की गई। तो जस्टिस क्लर्क यहां पर वर्चुअल जस्टिस क्लर्क को यानी ये शुरू किया जाएगा। इट इज एन इनिशिएटिव टू एक्सहिबिट वाइटल स्टेटिस्टिक्स ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एट द कोर्ट लेवल, यानी कोर्ट के स्तर पे क्या किया जाएगा, कोर्ट के स्तर पर यानी जो न्याय प्रदान किया जाता है, न्याय प्रदान करने का जो अति महत्वपूर्ण यानी सांख्यिकी है उसका प्रदर्शन वर्चुअल जस्टिस क्लर्क के अंतर्गत किया जाएगा। मतलब न्याय दिखना भी चाहिए। तो न्याय कहते हैं ना, न्याय केवल होने नहीं चाहिए, न्याय दिखना चाहिए। तो न्याय को दिखाने के लिए, न्याय दिखना चाहिए, तो वर्चुअल जस्टिस क्लर्क को स्थापित किया जाएगा, जिसमें अभी तक की कितने पेंडिंग केस रहे, कितना निपटारा हुआ, क्या हुआ, उन सबको वर्चुअल जस्टिस क्लर्क यानी क्लर्क पर क्या किया जाएगा, यानी अपडेट किया जाएगा, कोई भी जाके देख सकता है। अगला जस्ट आईएएस मोबाइल ऐप 2.0, ये अलग से पूछा जा सकता, इंपॉर्टेंट है सारी, यही तो सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जस्ट आईएएस मोबाइल ऐप 2.0, तो ये है क्या, इट इज ए टूल अवेलेबल टू द जुडिशियल ऑफिसर्स फॉर इफेक्टिव कोर्ट एंड केस, यानी कोर्ट की कार्रवाई जो हो वो तेजी से हो, प्रभावशाली तरीके से हो, उसके लिए एक टूल विकसित किया गया जिसे जस्ट आईएएस मोबाइल 2.0 ऐप का नाम दिया गया है। तो ये आपका जो बहुत सारे पेंडेंसी लंबित मामले उनका तेजी से निपटारा हो उसके लिए है। अगला टूल है डिजिटल कोर्ट। डिजिटल कोर्ट किसके लिए है, इट इज एन इनिशिएटिव टू मेक द कोर्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू द जज इन द digitized form to enable the कौन सा ट्रांजिशन टू पेपरलेस कोर्ट, यानी अभी पेपरलेस कोर्ट की बात, कागज रहित कार्रवाई की बात हो रही कि जितना भी यानी कार्रवाई हो उसको ऑनलाइन तरीके से ही अपडेट कर दिया जाए। तो ये जिससे कि डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होगी, जो ट्रांजिशन कोर्ट की कार्रवाई हुई जजों के द्वारा उनको कोर्ट के रिकॉर्ड को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के लिए डिजिटल कोर्ट की शुरुआत भी की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, नाम से आपको नहीं लगेगा किसका, या इसे लिखा यस 3WAAS वेबसाइट, ये किसके लिए है, चर्चा में रही। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं टर्मिनोलॉजी से, आपको फिर पता नहीं चलता है क्वेश्चन कहां से पूछ लिया गया। तो ये क्या, एक प्रकार का ये फ्रेमवर्क है। ये क्या है, एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। ये किसके लिए लाया गया, तो यहां देखो, जनरेट निर्मित करना, सृजित करना, कन्फ्यूगर का मतलब हुआ संगठन, इसको ऐसे डिजाइन करना, डिप्लॉय तैनात करना, एंड मैनेज और प्रबंधन करना। वेबसाइट यानी वेबसाइट है कौन सी, ये क्या क्या ये करेगी, तो जनरेट, कन्फ्यूगर, डिप्लॉय एंड मैनेज वेबसाइट्स फॉर का लिखा है आगे, पब्लिशिंग स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन, जो पब्लिश की जा रही हैं, पब्लिशिंग स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, जो विशेषीकृत सूचना और सर्विसेज हैं, और किससे संबंधित, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी से, यानी जिला स्तर पर न्यायालय से संबंधित जो सूचनाएं हैं और कैसी विशेष सूचनाएं और सेवाएं, उनको क्या किया जाएगा, उनको वेबसाइट यानी जो वेबसाइट लॉन्च की गई है इसे पर जनरेट किया जाएगा, सृजित, कन्फ्यूगर,
डिप्लॉय तैनात और मैनेज करने के लिए यानी इसको लाया गया है। बात समझ में आई। अब लास्ट वाला ये एक चीज और समझ लेते हैं, भारत में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। भारत में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, आप प्लास्टिक का यूज करते हो, इससे क्या कचरा उत्पन्न हो जाता, तो इसी के मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए भारत के द्वारा कौन सा प्रयास किया गया, इसी को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता। तो क्या क्या प्रयास हुआ है ये जान लेते हैं। सबसे पहले भारत में यानी क्या स्थापित किया गया, नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ये एक प्रकार का कैंपेन है, जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंपेन था, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए एक ऐप के माध्यम से, ऐप का नाम क्या दिया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी ऐप। तो एक ऐप के माध्यम से आसपास का जो ये प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करता था, उसका पता लगाया जा सकता और प्लास्टिक के कचरे का यानी निपटारा इस तरीके से यानी रोका जा सकता है। तो नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नामक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अलावा और क्या किया गया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल यानी जो 2016 के रूल थे, इसमें 2022 में संशोधन किया गया। जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022 का 1 जुलाई 2022 में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद ये 1 जुलाई 2022 से लागू हो गए हैं। प्रोजेक्ट अगला ये और पूछा जा सकता, इंडिया ने ध्यान दीजिएगा, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट शुरू किया गया। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट जो है ये भारत के प्रयासों से वैश्विक स्तर पर शुरू हुआ, जिसमें 3 आर पे फोकस किया जाता है। जितने भी स्टेक होल्डर हितधारक हैं वो 3 आर का मतलब क्या हुआ, एक तो हो गया रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल यानी कम करना, रिड्यूस, रीयूज फिर से पुनर्प्रयोग और रिसाइकिल पुनर्चक्रित करना, इस पे बल दिया जाता है। अब बात करें इसमें एक प्रोजेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि प्रोजेक्ट रीप्लान का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट रीप्लान का संबंध किससे है, तो जो प्रोजेक्ट रीप्लान शुरू किया गया ये किसके लिए शुरू किया गया, तो यहां RE उठा लीजिए, इसका रिड्यूसिंग, PL से प्लास्टिक हो गया है, प्लास्टिक के निपटारे के लिए शुरू किया गया, इन नेचर, N से हो गया नेचर, तो रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर से मिलकर बना है, यानी प्रकृति में प्लास्टिक की मात्रा को घटाना, और ये शुरू किया गया। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर आ गया तो क्वेश्चन होने गलत है, क्योंकि KVIC खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा इसकी यानी शुरुआत की जाती है। अब इसमें बात करें खाद्य एवं ग्राम उद्योग की, तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, और यह मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के अंतर्गत आता है, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कौन KVIC आता। KVIC इस हाल फिलहाल में बहुत अच्छा काम कर रहा, कई क्षेत्रों में काम कर रहा, क्योंकि इसके द्वारा कौन सा अभियान, तो हनी मिशन इनिशिएटिव, जिसमें मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो हनी मिशन इनिशिएटिव भी शुरू किया गया। इसके अलावा एक मस्कट प्रकृति नाम से एक मस्कट शुभंकर भी लॉन्च किया गया। हनी मिशन इनिशिएटिव की बात करें तो हनी मिशन इनिशिएटिव कब शुरू किया गया, 2007 में इसे शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया, 2007 में शुरू किया गया, और 2017 में हनी मिशन इनिशिएटिव को 2017 में शुरू किया गया, और एक और हनी मिशन के अंतर्गत एक और इसके पहले से अभियान चल रहा था, स्वीट रिवॉल्यूशन, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, इसी प्रकार स्वीट यानी स्वीट माने मधुर, मीठा, तो ये मीठी क्रांति की हो जाए, तो ये स्वीट रिवॉल्यूशन 2016 से ऑलरेडी चल रहा, उसी को बढ़ावा देने के लिए हनी मिशन इनिशिएटिव 2017 में लाया जाता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं अगला, रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन, यानी जो रूफटॉप का मतलब हुआ छतें, जैसे घर के ऊपर जो छतें होती हैं वहां से हम पैनल लगा करके ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं, उसी को रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन के नाम से जाना जाता। अब ये तीसरे क्वार्टर 2022 का 3 महीने के बांट लीजिए, 4 क्वार्टर होते,
क्यों? जो शुरू का 3 महीना जनवरी फरवरी मार्च Q1 कहलाता, अगला 3 महीना Q2, अगला 3 महीना Q3, अगला Q4 के नाम से। जो Q3 का डेटा आया है इसमें क्यूमुलेटिव मतलब टोटल रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी भारत की अभी कितनी है? 8.3 गीगावाट। 8.3 गीगावाट। इस डेटा का इस्तेमाल आप कई जगह नवीकरणीय ऊर्जा बताना हो कि उसकी स्थिति क्या है, वहां पर इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी कितनी है भारत की? 8.3 गीगावाट है। सबसे ज्यादा कहां है, किस राज्य में है? तो ये गुजरात नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र 2 पे है। गुजरात, ऐसे इंडिया का मानचित्र बनाइए तो गुजरात 1 पे, सॉरी कहां बना दिया, गुजरात 1 पे, महाराष्ट्र 2 पे और राजस्थान जो ये बनाए हैं 3। तो ये टॉप राज्य हैं, गुजरात 1 पे और रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में, और नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कौन है? आपका राजस्थान। यहां से क्वेश्चन आते आता और टॉप 10 को हम शामिल कर लेते हैं तो ये 73% जो टॉप 10 है उनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। अब बात आइए मेंस का, आपके सामने क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएनओ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 तक चाइना को पछाड़कर विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। बात अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये जनसंख्या सबसे ज्यादा विश्व में 2023 के बाद भारत की हो जाएगी। तो ये अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियां क्या हैं एवं अवसर क्या हैं? चुनौतियां व अवसरों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, 200 शब्द। तो ये आपका आज का ये डिस्कशन समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।